हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 24 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने वॉइस वोट के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वॉइस वोट होता है क्या है। देखिए, एक तरह का सिंपल सा अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट क्यों बनाया गया है ऐसा, किसी भी डिसीजन को क्विक लेने के लिए, जल्दी लेने के लिए। इसमें होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए स्पीकर है हाउस का, वो क्या करता है, हाउस में क्वेश्चन पुट करता है और क्वेश्चन पुट करने के बाद क्या कहता है मेंबर्स से कि इसका आंसर दीजिए यस और नो में। जैसे ही क्वेश्चन पुट किया जाता है तो एक मेजॉरिटी होती है जो यस में आंसर देती है, एक मेजॉरिटी होगी जो नो में आंसर देगी। तो स्पीकर क्या करेगा, अनुमान लगाएगा कि कौन सा साइड ज़्यादा लाउडर है। अगर यस वाला साइड ज़्यादा लाउडर है तो डिसीजन को यस मानते हुए मोशन को पास कर दिया जाएगा। अगर नो वाला साइड जो ज़्यादा लाउडर है तो डिसीजन को नो मानते हुए मोशन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। देखिए, इसका फ़ायदा यही है कि वॉइस वोट के थ्रू क्या होता है, डिसीजन जल्दी हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि आप लाउडनेस के आधार पे किसी भी मोशन को पास कर दे रहे हो या ड्रॉप कर दे रहे हो। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी वॉइस वोट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पीवीटीजीज के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज एक क्राइटेरिया है पीवीटीजी के स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है जितने जो 75 पीवीटीजीज हैं उनको ऑफिशियली नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। चौथा स्टेटमेंट ये कहता है जो बोंडियाज एंड डीडीआईज ट्राइब हैं वो इंक्लूडेड है पीवीटीजीज के लिस्ट में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो चौथा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बाकी दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो बी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं पीवीटीजीज के बारे में। देखिए, हाल में ही ना 6 मेंबर्स इस पीवीटीजी ग्रुप के, बोंडियाज और डीडीआईज के, कोविड-19 से ग्रसित हुए हैं उड़ीसा में। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने ना इस मैटर को मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न बताया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। देखिए, पीवीटीजीज के बारे में जान लेते हैं, इनका कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे इनको सेग्रीगेट किया गया। देखिए, 1973 में ना देबार कमीशन क्रिएट की गई थी जिन्होंने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया। ये जो ग्रुप होते थे ना वो सेपरेट होते थे नॉर्मल ट्राइबल ग्रुप्स से, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा लेस डेवलप्ड होते थे इन कंपैरिजन टू अदर ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। बाद में 2006 में क्या किया, गवर्नमेंट ने इनको रीनेम करके पीवीटीजीज कर दिया, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इनका नाम रख दिया। और लिस्ट बनाई कितनी, 75 ग्रुप्स की। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज पाए जाते हैं ना वो ओडिशा में पाए जाते हैं, ना कि एमपी में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है। देखिए, पीवीटीजी को क्लासीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया सेटअप किए हैं। तो वो क्राइटेरिया नीचे मेंशन किए गए हैं, उनको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर जिसको ध्यान में रखते हुए पीवीटीजीज का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी ट्राइब जो वो पीवीटीजी के कैटेगरी में रखी जाएगी। तो कौन कौन से हैं, फिजिकल आइसोलेशन, मतलब फिजिकली आइसोलेट रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन स्टैगनेंट हो या डिक्लाइनिंग की कंडीशन में हो, लिटरेसी लेवल कम हो, और एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज का एब्सेंस हो, और जो उनका स्टेज हो वो प्री एग्रीकल्चर स्टेज हो। प्री एग्रीकल्चर स्टेज मतलब जो एग्रीकल्चर के पहले वाला स्टेज होता है, जैसे कि हंटिंग, फूड गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और टेरेस कल्टीवेशन। इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज एक क्राइटेरिया है पीवीटीजी को डिसाइड करने के लिए। ठीक है। देखिए, जो 75 ट्राइबल ग्रुप है ना जिनको कैटेगराइज किया गया है पीवीटीजी, वो कैटेगराइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या करती है ना, जो पीवीटीजीज के लिए डेवलपमेंट वाली स्कीम आती है ना उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है। जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यही दी गई है कि
उड़ीसा में 62 ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें से 13 जो है वो पीवीटीजी में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। 75 में से 13 पीवीटीजी कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। तो उन सारे पीवीटीजीज का नाम यहाँ पे लिस्टेड है, उसको आप एक करके देख सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड थी वो थी बोंडा और दिदियाई। बाकी बिरोहर, चुकटिया, बोंगोरिया, खांडा, जुआंग, खरिया, कुटियाकोंड, लांजिया, सरोहा, लोधा, मणिकिर्दा, पौदी भुआन और सरोरा। तो ये सारी पीवीटीजीज हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई पीवीटीजीज के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में है, यानी इनविट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो इनविट है वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस फंड को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें स्मॉल सम्स ऑफ मनी को पूल किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो इनविट है वो रेगुलेट किया जाता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इनविट के बारे में। देखिए जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई है ना, वो हाल में इसने डिसाइड किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इनविट को वो एक व्हीकल की तरह यूज़ करेगी फंड को मोबिलाइज करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब इनविट जो है वो फंड इकट्ठा करेगी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, नहाई के लिए, ठीक है। इसमें होगा क्या वो देख लेते हैं। देखिए जो इनविट है ना वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है। इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के थ्रू पैसा कलेक्ट किया जाएगा। यानी मान लीजिए एक पूल है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट को किसी एसेट में लगाया जाएगा। मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन में लगा दिया या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। अब जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसको डिविडेंड भी तो देना है। तो उसमें क्या होगा कि रोड कंस्ट्रक्शन या ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बाद जब ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इस पर टोल लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर मूव करेंगे आपको टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे जो कैश फ्लो आएगा, इसी कैश फ्लो को वापस रिटर्न किया जाएगा किसको, इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था करेक्ट था और इनविट का यही मेन एम है। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो इनविट है ना वो रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा, ना कि RERA के द्वारा। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इनविट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कोमोडो ड्रैगन के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये कोमोडो ड्रैगन जो है वो लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजार्ड है पूरे अर्थ पे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो कोमोडो ड्रैगन है वो स्पीसीज केवल इनहेबिटेट करती है इंडोनेशियन आइलैंड में। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि IUCN की स्टेटस में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। देखिए जो कोमोडो ड्रैगन लिजार्ड है ना वो न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने हाल में एक रिसेंट स्टडी कंडक्ट की है, उसमें ये पता चला है कि जो कोमोडो ड्रैगन लिजार्ड है ना वो फ्यू डिकेड्स में क्या होगी, एक्सटेंट हो जाएगी अर्थ से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और देखिए जो लिजार्ड है ना वो स्पेसिफिकली सिर्फ इंडोनेशियन आइलैंड में पाई जाती है। इंडोनेशिया में एक ईस्टर्न आइलैंड है जिसका नाम है कोमोडो, और वो वहीं पे ये जो स्पीसीज़ है पाई जाती है। इसी स्पीसीज़ के नाम पे वहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कोमोडो नेशनल पार्क, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जो लिजार्ड है इनका ये एक लौता हैबिटेट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ कोमोडो ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, उनको देख लेते हैं। देखिए लार्जेस्ट और हैवीएस्ट लिजार्ड है पूरे अर्थ पे, और इनका अपीयरेंस कैसा होता है, इनका जो हेड होता है वो फ्लैट होता है और जो स्नाउट्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं। स्किन क्या होती है, स्केली होती है, मतलब परतदार होती है। लेग्स जो होते हैं बोर्ड होते हैं, और जो टेल होती है वो ह्यूज और मस्कुलर होती है। कोमोडो नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इंडोनेशिया में लोकेटेड है। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है कि IUCN की लिस्ट में इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स में ये अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कोमोडो ड्रैगन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं
और करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो न्यूट्रिनोज हैं वो एक तरह के सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जो न्यूट्रिनोज हैं वो क्रिएट होते हैं रेडियो एक्टिव डिके की वजह से। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है कहाँ पे, हिमालयन रीजन में। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंडिया है ना वो एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सेटअप कर रहा है कहाँ, बोधी वेस्ट हिल्स ऑफ थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसीलिए न्यूट्रिनो जो था वो न्यूज़ में आया था। देखिए न्यूट्रिनो है क्या, ये जो न्यूट्रिनो है ना वो सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पे कौन है, फोटॉन्स, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रिनो होता क्या है, एक तरह का सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये माना जाता है कि इसका लिटिल या जीरो मास होता है। इसीलिए ये इंटरैक्ट जब करते हैं ना तो बहुत ही वीक सब एटॉमिक फोर्स और ग्रेविटी से इंटरैक्ट करते हैं। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में। देखिए न्यूट्रिनोज क्रिएट कैसे होते हैं, ये क्रिएट होते हैं रेडियो एक्टिव डीके के प्रोसेस से। जब सुपरनोवा ऑकर होता है ना तो कॉस्मिक रेज जो होती है ना वो स्ट्राइक करती हैं एटम्स को। जब एटम्स को स्ट्राइक करती है तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिनोज डेवलप होते हैं। ठीक है, देखिए न्यूट्रिनोज के मास को स्टडी करने के लिए बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अभी भी लगी हुई हैं कि उसके मास को पता लगाया जा सके। और बहुत सारे न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स लगाए गए हैं जो कि स्टडी करते हैं कि जो न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कैसे इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से या किसी और पार्टिकल से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी न्यूट्रिनोज के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो रबी क्रॉप्स के बारे में है। हमें बताना है कौन कौन से क्रॉप जो है वो रबी क्रॉप में लिस्टेड है। वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड। तो बताइए कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चारों जो क्रॉप्स हैं वो रबी के सीज़न में उगाए जाते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो रबी क्रॉप्स है ना वो हाल में न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि सीसीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एमएसपी को इंक्रीज कर दिया है 6 रबी क्रॉप्स के ऊपर 2021 और 22 के लिए। ठीक है, देखिए जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना वो बोए तो जाते हैं विंटर में लेकिन उनको हार्वेस्ट किया जाता है स्प्रिंग में। तो वीट, बार्ले, मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स हैं। और यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से रबी क्रॉप्स हैं जिनकी एमएसपी को इंक्रीज कर दिया गया है, तो वो सारे मेंशन है जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर दाल, रेपसीड और मस्टर्ड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रबी क्रॉप्स के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो क्रेट आइलैंड के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। हमें ये बताना है ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। साउथ चाइना सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी या येलो सी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो क्रेट आइलैंड है वो लोकेटेड है मेडिटेरियन सी में। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो क्रेट आइलैंड है ना उसको लेके ग्रीस और टर्की के बीच में राइवलरी चल रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। देखिए आप क्रेट आइलैंड को देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेटेड है और टर्की यहाँ पे और ग्रीस यहाँ पे। तो दोनों लोग आपस में कंपटीशन में लगे हुए हैं और दोनों लोग चाहते हैं जो गैस रिजर्व है ना ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में उस पर अपना हक जताने के लिए। टर्की कहता है कि जो क्रेट आइलैंड है उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर जो हक है वो टर्की का है, और यही बात ग्रीस भी कहता है। तो दोनों अपने अपने क्लेम को लेके नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे क्रेट के पास। ठीक है, इसीलिए क्रेट आइलैंड जो था वो न्यूज़ में आया था। आप एक बार लोकेशन में इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर ये न्यूज़ में बार बार रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। और मेडिटेरियन सी वाला रीजन हमेशा यूपीएससी का फोकस रहा है पहले से, तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रेट आइलैंड के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। एक और इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, वो बता देता हूँ, वो मिस हो रही थी कि जो क्रेट आइलैंड है ना वो लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीक आइलैंड्स की आप लिस्ट देखेंगे ना तो उसमें सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है और पॉपुलस आइलैंड भी है, और ये 5th लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरियन सी में। तो मेडिटेरियन सी में जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें इसका जो ये 5th बिगेस्ट आइलैंड है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी क्रेट आइलैंड के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है ना वो कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में है। आपको पता है जैसे कोस्टल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, मैंग्रोव्स, टाइडल मार्सेस और सी ग्रास।
ठीक है। तो ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है बहुत सारे बेनिफिट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं कोस्ट के अलाउंग। तो हमें ये बताना है कि ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अलोंग द कोस्ट। तो नीचे सारे बेनिफिट्स मेंशन है, एक एक करके देख लेते हैं और पता करते हैं कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इस इकोसिस्टम के द्वारा। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड सी लेवल राइज। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ कोस्टल वाटर क्वालिटी। तीसरा है प्रोविजंस ऑफ हैबिटेट फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश। चौथा है फूड सिक्योरिटी फॉर मेनी कोस्टल कम्युनिटीज़। पांचवा है सिक्वेस्टर एंड स्टोर कोस्टल ब्लू कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फियर। तो बताइए कौन कौन से बेनिफिट है इस इकोसिस्टम के। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इस इकोसिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रीलिम्स में तो हेल्प करते ही करते हैं, लेकिन ये आपके मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। मतलब आपकी जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्स हो जाती है ज़्यादा। तो जो इकोसिस्टम वाला पार्ट होता है उसको एकदम अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा इकोसिस्टम कैसा रोल प्ले कर सकता है। जैसे आपको ये कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में हो गया, फिर आपको कोरल रीफ्स के इकोसिस्टम के बारे में कि वो एनवायरनमेंट को क्या क्या प्रॉफिट देते हैं या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे अपनी आप थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ा के भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में। देखिए कोस्टल इकोसिस्टम में क्या है, मैनग्रोव्स, टाइडल मार्शेस और सी ग्रास होती है और क्या क्या बेनिफिट करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं स्टॉर्म्स और सी लेवल राइज को, प्रिवेंशन करते हैं शोर लाइन इरोजन को, जो शोर के किनारे इरोजन हो जाता है वाटर के उसको भी प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर मैनग्रोव्स रहेंगे या सी ग्रास रहेगी तो ये होता है क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए मैनग्रोव्स है तो उनकी जो जड़ें होती हैं ना, रूट्स होती हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखती है तो इरोड नहीं होने देती हैं। तो ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करती है शोर लाइन में। तीसरा क्या है, रेगुलेशन ऑफ कोस्टल वाटर क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है ये वाटर क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। और देखिए जो चौथा बेनिफिट है ना वो ये है कि कोस्टल इकोसिस्टम की होने की वजह से क्या होता है ना, इम्पॉर्टेंट फिशरीज भी जो होती हैं जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट है वो भी अवेलेबल रहती है। क्योंकि आपको पता है इकोसिस्टम रहेगा तो फूड रहेगा और फूड जहाँ रहेगा वहाँ पे फिश रहेगी। और ये फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करती है कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो एयरबोर्न टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स के बारे में है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि जब कोल जो है बर्न किया जाता है तो वो रिलीज करता है बहुत सारे एयरबोर्न टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स को। तो हमें बताना है कौन कौन से टॉक्सिन और पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए जाते हैं कोल के द्वारा। तो ऑप्शन है मरकरी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो बताइए कोल कौन कौन से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए जाते हैं कोल्स के द्वारा। तो ऑप्शन जो डी होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो कोल जब बर्न किया जाता है ना तो ये सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जैसे CO2, मरकरी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और साथ में कुछ हैवी मेटल्स। देखिए इसका जो इन सारे जो टॉक्सिन्स का और पॉल्यूटेंट्स का ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ह्यूमंस के ऊपर। तो कौन कौन सी डिजीजेज ये कॉज कर सकते हैं, एस्थमा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और प्रीमेच्योर डेथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई एयरबोर्न टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूटेंट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी के बारे में है। ये जो फ्रेज़ है वो कई बार न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है ये जो फ्रेज़ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से या न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो फ्रेज़ है वो रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक से। तो ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को कोविड-19 के पैंडमिक को कर्व करने के लिए, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी लगाई है यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी इन प्रोक्योरमेंट्स। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको इस मनी का यूज़ करना है। तो ये यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्या, ये जान लेते हैं। देखिए इस कंडीशन के अंतर्गत होता क्या है, जितने भी प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज़ हैं या पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर है या MSME की पॉलिसी है या कुछ ऐसे बेनिफिट जो स्टार्टअप को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप परचेस कर रहे हैं किसी नेशनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे
ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी परचेजेस की जा रही हैं नेशनल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी क्या कंडीशन है वर्ल्ड बैंक की, वो देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने दूसरी कंडीशन ये रखी है कि वर्ल्ड बैंक के पास राइट्स रहेंगे कि वो कभी भी रिव्यू कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोक्योर कर सकती है, सारे अकाउंट को इंस्पेक्ट भी कर सकती है और ऑडिट भी कर सकती है, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है इस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इस अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इस फंड का कंप्लायंस जो है ना, वो जिस प्रोजेक्ट के लिए इसको लिया गया उसके लिए यूज़ हो, मतलब कोविड-19 के लिए अगर इसका यूज़ होना है तो उसी के लिए इसका यूज़ हो, तो इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो अवेब इंस्टीट्यूशन के बारे में, हमें ये बताना है ये किससे एसोसिएटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर्ल्ड वाइड, प्रिवेंटिंग ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स या एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो बताइए जो इंस्टीट्यूशन है वो किससे एसोसिएटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये एसोसिएटेड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर्ल्ड वाइड से। तो ऑप्शन जो ए होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज अवेब के चेयरमैनशिप का, इसलिए ये न्यूज़ में था। देखिए, अवेब है क्या वो जान लेते हैं। ये एक लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ का वर्ल्ड वाइड। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 14 अक्टूबर 2013 को साउथ कोरिया में, और इसका सेक्रेटेरिएट है सियोल में। इसका एम यही है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिव वे में कंडक्ट किया जाए फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो मतलब इलेक्शंस जो फ्री और फेयर हो, ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी दुनिया में कंडक्ट कराया जाए। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कितने 115 EMBs हैं, मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं जो इसकी मेंबर हैं, और 16 रीजनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अवेब के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। Okay, we have reached to the end, and if you found this video knowledgeful, please hit the like button, subscribe to our channel and share this video. And if you want to access our free study materials, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको मेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, उसके बेस पे डेली मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, तो वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा ज़रूर वहाँ पे। एंड lastly, I want to say thank you for watching this video and have a good day.